नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का, यानी हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला लेसन स्टार्ट कर दिया था और इस लेसन का हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 2 रहेगा। पार्ट फर्स्ट में हमने सामान्य चर्चा की थी और हमने पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था कि आवर्त सारणी में पी खंड के तत्व 6 समूह में उपस्थित होते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में पी खंड के तत्वों के 6 समूह होते हैं, यानी समूह 13 से समूह 18 तक 6 समूह के रूप में पी खंड के तत्व उपस्थित होते हैं। समूह 13 और 14 का अध्ययन तो हम क्लास 11th में करते हैं और समूह 15, समूह 16, समूह 17 और समूह 18 का अध्ययन हम 12th क्लास में करते हैं। तो आज अपन इस पार्ट नंबर 2 में जो समूह 15 के तत्व हैं उनका अध्ययन स्टार्ट करेंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। देखो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 यानी हम ग्रुप्स को वर्ग भी कह सकते हैं और समूह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, तो बने रहिए आप लगातार। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वर्ग 15 के तत्व। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि वर्ग 15 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग 15 का जो प्रथम एलिमेंट है वह नाइट्रोजन होता है। तो अपन पहले बिंदु में क्या कह सकते हैं कि वर्ग 15 या समूह 15, यहां पर कोई कंफ्यूज आपको नहीं होनी चाहिए। वर्ग 15 को नाइट्रोजन परिवार क्या कहेंगे, नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट में हमने अध्ययन किया था कि वर्ग 15 को हम निकोजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, वर्ग 15 को निकोजन भी कहते हैं, निकोजन भी कहते हैं। क्योंकि निकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है दम घोटने वाले, दम घोटने वाले। क्या कहा हमने कि वर्ग 15 को निकोजन भी कहते हैं, क्योंकि निकोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दम घोटने वाले। अब देखो, इन तत्वों को तो निकोजन कहते हैं और इनसे बने यौगिकों को निकोमाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन तत्वों से बने यौगिकों को
निकोमाइड या निकोमाइड्स कहते हैं। निकोमाइड्स कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, यानी वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व हैं, तो देखो मैं वर्ग 15 को दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बात करें इनके परमाणु क्रमांक की, तो देखो इसका होता है 7, इसका होता है 15, इसका होता है 33 और इसका 51 और इसका 83। देखो पार्ट फर्स्ट में भी मैंने आपको बताया था कि आपको परमाणु क्रमांक रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इनमें अंतर ध्यान में रखना है। देखो इसमें और इसमें अंतर होता है 8 का, और इसमें अंतर होता है 18 का। इसी प्रकार इसमें और इसमें अंतर होता है 18 का, और इसमें अंतर होता है 32 का। बस ये अंतर आप ध्यान में रखो। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 8 7 15, इनमें अंतर 18 है, तो 18 और 15 33, इसमें और इसमें अंतर 18 का है, तो 18 और 33 51, और इसमें अंतर है 32 का, तो 32 और 51 कितने हो गए 83। तो इस प्रकार आप परमाणु क्रमांक ध्यान में रख सकते हो, रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये तो हुई इसकी सामान्य चर्चा। अब हम बात करते हैं इनकी उपलब्धता, यानी वर्ग 15 के तत्व कहाँ और किस रूप में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है उपलब्धता का, यानी हम इसे कहते हैं अकरेंस। और उपलब्धता में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं नाइट्रोजन की उपलब्धता। नाइट्रोजन की उपलब्धता ध्यान से समझेंगे आप। देखो सबसे पहले हम वर्ग 15 में नाइट्रोजन की उपलब्धता देख रहे हैं। देखो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि वायुमंडल में, क्या कहेंगे, वायुमंडल में 78% आणविक, यानी आणविक फॉर्म में, आणविक नाइट्रोजन का क्या मतलब है, अणु के रूप में। तो आणविक नाइट्रोजन उपस्थित होती है, इसके अलावा अपन क्या कह सकते हैं, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जीव जंतुओं, क्या कहेंगे, जीव जंतुओं व वनस्पतियों में, क्या कहेंगे, जीव जंतुओं व वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन के रूप में पाई जाती है, प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। देखो प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो अम्लों से, और एमिनो अम्लों में क्या है, नाइट्रोजन। तो हमने यही कहा है कि जीव जंतुओं व वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें नाइट्रोजन यौगिकों में, नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में, यौगिकों के रूप में, देखो नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनमें भी नाइट्रोजन उपस्थित होती है। और कौन कौन से यौगिक हैं, देखो हम बात करें अमोनिया की, इसके अलावा यूरिया,
NH2CO NH2। इसके अलावा अपन कह सकते हैं अमोनियम फॉस्फेट NH4 की होल थ्राइज PO4। देखो अमोनिया, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं, इनमें भी नाइट्रोजन उपस्थित होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, स्टार लगा के लिखोगे आप, नाइट्रोजन के दो महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं। देखो पहला है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और इसे कहते हैं चिल्ली साल्ट पीटर। इस नाम को आप ध्यान में रखोगे, चिल्ली साल्ट पीटर, यानी हम इसे कहेंगे चिल्ली साल्ट पीटर, या इसे चिल्ली सोरा भी कहते हैं, चिल्ली सोरा। इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे। सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली साल्ट पीटर कहते हैं, चिल्ली सोरा। इसके अलावा यहां लिख रहा हूं मैं, देखो दूसरा नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसे कहते हैं इंडियन साल्ट पीटर। इस नाम को आप ध्यान में रखोगे, क्या कहते हैं इसे, इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर, यानी भारतीय सोरा। क्या कहेंगे, भारतीय सोरा। कई बार क्या होता है, इंडियन साल्ट पीटर न पूछ के भारतीय सोरा पूछ लिया जाता है, तो इंडियन साल्ट पीटर को ही भारतीय सोरा कहते हैं, और सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली साल्ट पीटर। तो ये देखो, ये हमने नाइट्रोजन की उपलब्धता देख ली। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की उपलब्धता की। फॉस्फोरस की उपलब्धता, फॉस्फोरस की उपलब्धता। देखो अपन फॉस्फोरस की उपलब्धता की बात करें तो फॉस्फोरस जंतुओं में पाई जाती है। अब जंतुओं के शरीर में कौन कौन से अंगों में फॉस्फोरस उपस्थित होती है, तो अपन कह सकते हैं मस्तिष्क। क्या कहेंगे, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, इसके अलावा दांत टीथ, और मांसपेशियां, मांसपेशियां, यानी जंतुओं में मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, दांत और मांसपेशियां, इनमें फॉस्फोरस उपस्थित होती है। इसके अलावा हम बात करें तो अपन कह सकते हैं कि जो भूप्रपट्टी है, समझना आप बात को, भूप्रपट्टी में लवणों के रूप में, लवणों के रूप में और खनिजों के रूप में, क्या बताया मैंने, भूप्रपट्टी में फॉस्फोरस लवणों के रूप में और खनिजों के रूप में
पाई जाती है। पहले बात करते हैं अपन लवण की। देखो मैं लवण लिख रहा हूं। लवण है मेरे पास कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 की होल ट्वाइस। ये एक लवण है, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। और अगर खनिजों की बात करें तो ये एपेटाइट खनिजों के रूप में पाई जाती है। एपेटाइट खनिजों के रूप में। एपेटाइट खनिजों के रूप में, यानी अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एपेटाइट खनिज का। मैं ले रहा हूं फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट। देखो इसका सूत्र क्या होता है, CA3PO4 की होल ट्वाइस डॉट CaF2 और 3। ये है फ्लोरो एपेटाइट। इस रूप में फॉस्फोरस उपस्थित होती है। इसी प्रकार अपन ले सकते हैं क्लोरो एपेटाइट। क्लोरो एपेटाइट। और इसका सूत्र क्या होता है, CA3PO4 की होल ट्वाइस, ये तो है 3 डॉट CaCl2। तो हमने क्या कहा कि भूप्रपट्टी में फॉस्फोरस लवणों के रूप में, लवण हमने लिया कैल्शियम फॉस्फेट, और खनिजों के रूप में यानी एपेटाइट खनिजों के रूप में फॉस्फोरस उपस्थित होती है। और दो एग्जाम्पल लिए हमने, एक फ्लोरो एपेटाइट और दूसरा क्लोरो एपेटाइट। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भूप्रपट्टी में या अपन कह सकते हैं वायुमंडल में ये फॉस्फेट चट्टानों के रूप में पाई जाती है। फॉस्फेट चट्टानों के रूप में। फॉस्फेट चट्टानों के रूप में भी फॉस्फोरस उपस्थित होती है। और इसके अलावा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके अलावा अपन कह सकते हैं, देखो दूध, अंडे, मछली, दूध, अंडे, मछली इत्यादि में फॉस्फोप्रोटीन, क्या कहेंगे, फॉस्फोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। फॉस्फोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। क्या बताया मैंने कि दूध, अंडे, मछली इत्यादि में फॉस्फोप्रोटीन के रूप में फॉस्फोरस उपस्थित होती है। तो ये हमने फॉस्फोरस की उपलब्धता देख ली। अब हम चर्चा करते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। क्या कहेंगे, बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। और बहुत ही अल्प मात्रा में ये सल्फाइड खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। क्या कहेंगे, सल्फाइड खनिजों के रूप में, सल्फाइड खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। क्या कहा हमने कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं और सल्फाइड खनिजों के रूप में पाई जाती हैं। अब देखो
इस बिस्मथ की बात करते हैं, अपन कहेंगे कि बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव, क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब अपन कहेंगे रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्व होता है। देखो रेडियो एक्टिव सक्रिय, या अपन कहेंगे कि रेडियो सक्रिय तत्व वह होता है जो बहुत ही अस्थायी होता है और लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है, जिससे उसका अपघटन होता रहता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व नष्ट होते रहते हैं। तो बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी रेडियो सक्रिय तत्व है। तो ये तो हमने इनकी उपलब्धता की चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लगातार बने रहिए आप। हमने उपलब्धता देख ली, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो NS2Np3 होता है। अब देखो आप इस विन्यास को आप ध्यान से देखो, विन्यास क्या है, NS2Np3, ये तो रहा S कक्षक और ये रहा, यानी ये 3 P कक्षक हैं। देखो NS2, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों में S कक्षक तो पूर्णपूरित होता है, परंतु P कक्षक अर्धपूरित, आधा भरा, और हमें पता है कि पूर्णपूरित व अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। तो अपन कहेंगे कि इस विन्यास की वजह से वर्ग 15 के तत्व अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाते हैं। क्या कहा, वर्ग 15 के तत्व अर्धपूरित विन्यास की वजह से अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाते हैं, क्योंकि हमें पता है अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत उच्च होता है। देखो अगर मैं विन्यास की बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो देखो ये दूसरे आवर्त में है, इसका मतलब N का मान क्या है, 2, यानी इसका विन्यास क्या होगा, 2s2 2p3। ये तीसरे आवर्त में, इसका मतलब 3s2 3p3। ये चौथे आवर्त में तो 4s2 4p3, और ये पांचवें आवर्त में, इसका मतलब 5s2 5p3, और ये 6 आवर्त में, इसका मतलब 6s2 और 6p3। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें D आ जाएगा 3D, इसमें 4D आ जाएगा और इसमें 4F भी आ जाएगा, यानी 4F और 5D। तो उनको मैंने नहीं दिखाया है, मैंने लास्ट वाला संयोजी विन्यास ही लिखा है।
नाइट्रोजन का 2s2 2p3, फॉस्फोरस का 3s2 3p3, आर्सेनिक का 4s2 4p3 और एंटीमनी का 5s2 5p3 और बिस्मथ का 6s2 6p3। तो ये हुई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा। क्लियर है यहाँ तक? हम अब बात करते हैं परमाणविक त्रिज्या की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा हमने कर ली, अब हम बात करते हैं परमाणविक त्रिज्या की। देखो, परमाणविक त्रिज्या हम परमाणविक त्रिज्या की जहां बात करते हैं वहां पर अपन बेसिकली एक तो सहसंयोजक त्रिज्या की बात करते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या, और दूसरी आयनिक त्रिज्या। अब देखो आप यहां पर आयनिक त्रिज्या तो आयन विशेष की होती है, तो इसका मतलब जहां पर परमाणविक त्रिज्या की बात करते हैं वहां पर अपन सामान्यतया सहसंयोजक त्रिज्या की चर्चा करते हैं। अब देखो, परमाणविक त्रिज्या दो कारकों पर डिपेंड करती है। पहला है नाभिकीय आवेश, और दूसरा कारक है परिरक्षण प्रभाव। इसे हम आवरण प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहेंगे? आवरण प्रभाव। अब देखो, नाभिकीय आवेश यानी अपन कहेंगे कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता नाभिकीय आवेश कहलाती है। परिरक्षण प्रभाव आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दूर करने की जो क्षमता है, यह अपन कह सकते हैं कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की क्षमता परिरक्षण प्रभाव कहलाती है। अब देखो आप, यहाँ पर आपको क्या लॉजिक ध्यान में रखना है, यानी अपन कहेंगे कि नाभिकीय आवेश इसके तो परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। मैं यहां लिख रहा हूं परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। और परिरक्षण प्रभाव के परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? समानुपाती। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखो, पहले समझो आप इसे, भाई नाभिक का आवेश जितना अधिक होगा इसका मतलब उतनी प्रबलता से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी तरफ आकर्षित करेगा और परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? कम। तो ये कहा मैंने कि नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा परमाणविक त्रिज्या उतनी ही कम होगी। अब बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव की, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आंतरिक कोश के द्वारा दूर भगाना या प्रतिकर्षित करना। परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब बाह्यतम कोश उतना ही प्रबलता से क्या होगा? प्रतिकर्षित, और आकार बढ़ गया। आकार बढ़ा यानी परमाणविक त्रिज्या बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव के परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? समानुपाती। अब हम वर्ग 15 की बात करते हैं, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ रहा है। भाई आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब भाई कोषों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर 2s 3s 4s कोषों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब सामान्य रूप में हम क्या कह सकते हैं
कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणविक त्रिज्या का मान बढ़ता है। यानी नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की परमाणविक त्रिज्या अधिक होगी, फॉस्फोरस से आर्सेनिक की परमाणविक त्रिज्या अधिक होगी, आर्सेनिक से एंटीमनी की परमाणविक त्रिज्या अधिक होगी और एंटीमनी से बिस्मिथ की परमाणविक त्रिज्या अधिक होती है। यानी अपन सामान्य रूप में कहे तो नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक और फिर आर्सेनिक से बिस्मिथ तक, यानी यहाँ तक तो परमाणवीय त्रिज्या में, या अपन कहेंगे कि परमाणविक त्रिज्या में अधिक वृद्धि होती है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक जाने पर परमाणविक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि होती है। देखो वृद्धि तो होगी लेकिन बहुत कम वृद्धि। क्यों? इसका कारण आप अब समझो। देखो इसका कारण क्या है। लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यों, कारण, जिसका रीजन होता है वहां से क्वेश्चन 100% पुटअप होता है। तो इसका लॉजिक क्या है, वो लॉजिक आप देख लो। देखो सबसे पहले हम इनका सामान्य ऑर्डर लिखें, यानी अपन ने परमाणविक त्रिज्या का क्रम लिखें। यहाँ पे परमाणविक त्रिज्या का क्रम, तो ऑर्डर तो क्या आएगा भाई, नाइट्रोजन इससे अधिक, फॉस्फोरस इससे अधिक, आर्सेनिक इससे अधिक, Sb और सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या होगी बिस्मथ की। तो ये तो इसका सामान्य ऑर्डर हो गया। यानी कौन सा ऑर्डर है ये, परमाणविक त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम है। अब मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक आते हैं और फॉस्फोरस से यहाँ तक आते हैं तो परमाणविक त्रिज्या में अधिक वृद्धि होती है, लेकिन आर्सेनिक के बाद में परमाणविक त्रिज्या उतनी नहीं बढ़ पाती है। इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण है डी व एफ कक्षकों की उपस्थिति। लॉजिक को आप ध्यान में रखोगे, स्टार लगा के आप लिख लेना, डी व एफ कक्षकों की उपस्थिति। अब देखो होता क्या है, यानी डी व एफ कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव कम होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है। अब परिरक्षण प्रभाव कम है, इसका मतलब नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है। यानी अपन कहेंगे कि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। यानी डी व एफ कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को इतना प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं, बल्कि नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से यह बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और परमाणु के आकार में संकुचन हो जाता है। तो कारण मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस यहाँ तक तो परमाणविक त्रिज्या में अधिक वृद्धि होती है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक परमाणविक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि होती है, जिसका कारण होता है डी व एफ कक्षकों की उपस्थिति। यानी अपन कह सकते हैं कि डी व एफ कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव कम होता है और नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आर्सेनिक से बिस्मथ तक जाने में परमाणविक त्रिज्या में कम वृद्धि हो पाती है। तो ये चर्चा हुई हमारी परमाणविक त्रिज्या की। अब हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। परमाणविक त्रिज्या हो गई, अब बात करते हैं आयनन एंथैल्पी। तो लगातार बने रहिए आप, हम एक एक गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी।
आयनन एंथैल्पी, यानी इसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो इसे आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, आयनन ऊर्जा। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे यहाँ पे, आयनन ऊर्जा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। हम क्या कहेंगे, किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवाने के लिए, या अपन ऐसे कह सकते हैं किसी परमाणु के या किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे ही हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ग 15 की। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हम अगर वर्ग से यानी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आए तो देखो क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ा इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, आकार बढ़ने पर बाह्यतम कोश पर नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। इसका मतलब थोड़ी सी ऊर्जा से यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर तो नाभिक का आकर्षण बल बहुत अधिक है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी बजाय इसकी। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी, भाई आकार जितना बड़ा होगा, परमाणु आकार की बात कर रहा हूं मैं, उतनी ही ऊर्जा हमें कम देनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आयनन एंथैल्पी परमाणु आकार के क्या हुई, व्युत्क्रमानुपाती। परमाणु आकार के क्या हुई, व्युत्क्रमानुपाती। एक तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे। दूसरा अपन कह सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। यानी अपन कहेंगे आयनन एंथैल्पी नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश एक ही बात है, नाभिकीय आवेश के क्या होती है, समानुपाती। देखो आप इसी में समझो, यहां पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। नाभिक का ज्यादा आकर्षण बल यहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है। अब नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी होगी, और यहां पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी होगी। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम है। तो इसका मतलब नाभिकीय आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा, आयनन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। परमाणु आकार जितना बड़ा होगा, आयनन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। ये तो बात हुई वर्ग की, सामान्य बात। अब देखो, अब हम इस वर्ग 15 के तत्वों की इसके समान आवर्त में स्थित जो अन्य तत्व हैं उनसे हम तुलना करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इस वर्ग 15 के इधर तो क्या है, इधर तो कार्बन परिवार है, यानी समूह है 14 है, और इधर बात करें तो इधर क्या आएगा, समूह है 16। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इधर तो है कार्बन, ये रहा हमारा नाइट्रोजन, और आगे क्या है, ऑक्सीजन। इसका विन्यास तो क्या होता है, 2s2 2p3, और इसका विन्यास क्या होता है, 2s2 2p2, और इसका विन्यास क्या होता है, 2s2 2p4। अब देखो आप तीनों विन्यासों को ध्यान से देखो आप,
अभी हमने चर्चा भी की है कि समूह 15 के तत्वों का जो अर्धपूरित विन्यास है वो उन्हें अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। यानी यहाँ पर और इसमें, यानी अपन कहेंगे कि ये 2p3 विन्यास है, ये एक अर्धपूरित विन्यास है, अर्धपूरित विन्यास। और इस अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व क्या होता है? अधिक, स्थायित्व अधिक। अब देखो, अगर हम सामान्य बात करें आवर्त की, देखो हमने वर्ग की बात कर ली। वर्ग में हमने क्या कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ रहा है, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। अब अगर हम आवर्त की बात करें कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ आऊं तो ऑक्सीजन का आयनन विभव या ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इनका क्रम लिखूं, आयनन एंथैल्पी का क्रम, तो क्रम क्या आएगा? देखो, सबसे कम कार्बन की क्या होगी? एंथैल्पी। उससे ज़्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी है। यानी होना क्या चाहिए था कि नाइट्रोजन से ज़्यादा एंथैल्पी ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा सामान्य नियम क्या कहता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या कहेंगे? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस 2p कक्षकों का जो अर्धपूरित विन्यास है वो इन्हें अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। बात सीधी सी ये है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालें, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालें और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालें, तो ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर देनी होगी। क्यों? क्योंकि ये अर्धपूरित विन्यास है, स्थायी विन्यास है। स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी होती है। प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम है। प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। तो कार्बन से अधिक ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से अधिक आयनन एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन की। समझ गए? यानी ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो ये बात हुई आयनन एंथैल्पी की। अब हम चर्चा करते हैं इनके भौतिक गुणों की। वर्ग 15 के तत्वों के भौतिक गुण। देखो, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भौतिक गुण। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो, भौतिक गुणों में हम क्या कह सकते हैं? पहला भौतिक गुण हम यूं कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एक, क्या कहेंगे? नाइट्रोजन, N2 की बात कर रहा हूं मैं। नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक गैस होती है। द्विपरमाणुक गैस होती है, जबकि समूह के अन्य सदस्य बहुपरमाणुक, क्या कहेंगे? बहुपरमाणुक ठोस होते हैं। बहुपरमाणुक ठोस होते हैं। दूसरा भौतिक गुण हम क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अपर रूपता नहीं दर्शाता है। नाइट्रोजन अपर रूपता नहीं दर्शाता है। नहीं
दर्शाता है, जबकि अन्य सदस्य अपर रूपता दर्शाते हैं। फिर अपन अगर इनके कवचनांक की बात करें तो क्या कहेंगे हम कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ध्यान से समझना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कवचनांक के मान बढ़ते चले जाते हैं। यानी हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाएंगे तो कवचनांक के मान बढ़ेंगे। अगर हम गलनांक की बात करें तो क्या कहेंगे, वर्ग में आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है। वर्ग में आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है तथा फिर घटने लगता है। बात सीधी सी है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। पहले हमने बात की कवचनांक की, तो कवचनांक के मान तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ेंगे, लेकिन गलनांक नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो बढ़ता है और आर्सेनिक से बिस्मथ तक घटने लगता है। अगला भौतिक गुण हम ले रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या कहेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं। क्या कहेंगे, धात्विक गुण बढ़ते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये तो होते हैं अधातु। क्या होते हैं, अधातु। और जो आर्सेनिक और एंटीमनी है ये होती हैं उपधातु। क्या होती हैं, उपधातु। और जो बिस्मिथ है ये होती है एक धातु। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक गुण हमने देखे। पहला भौतिक गुण हमने क्या कहा कि नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस होती है, द्विपरमाणुक गैस होती है, जबकि समूह के अन्य सदस्य बहुपरमाणुक ठोस होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं। दूसरा भौतिक गुण हमने लिया कि नाइट्रोजन अपर रूपता नहीं दर्शाता है, जबकि अन्य सदस्य अपर रूपता दर्शाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कवचनांक के मान बढ़ते हैं। गलनांक की बात की हमने तो क्या कहा कि वर्ग में आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है तथा फिर घटने लगता है। और फिर हमने कहा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये तो होते हैं अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी होती है उपधातु और बिस्मिथ है एक धातु। तो इस आज की क्लास में हमने समूह 15 के तत्वों का अपन कह सकते हैं कि भौतिक गुणों का अध्ययन कर लिया है। हमने देखा कि समूह 15 में कौन कौन से तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उनकी उपलब्धता क्या है, आयनन एंथैल्पी का मान देखा, परमाणविक त्रिज्या का मान देखा और इनके भौतिक गुण धर्म हमने देखे। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 3, उसमें हम समूह 15 के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।